नमस्कार दोस्तों हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं और उसके तहत हम लोग जो है कि भूगोल खंड के आज जिस टॉपिक को देखेंगे उसका नाम है ऊर्जा। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। और पहली सूची में दिया है उकाई और पत्रातु, फिर पेंच, डाभोल। दूसरी सूची में दिया है झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये जो है कि तापीय परियोजनाओं के नाम हैं और कौन सी तापीय परियोजना किस राज्य में स्थित है उसका हम लोगों को जो है कि मिलान करना है। तो दोस्तों इसमें से जो उकाई तापीय परियोजना है ये गुजरात राज्य में है और पत्रातु तापीय परियोजना जो है ये झारखंड में है। पेंच तापीय परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में है और डाभोल तापीय परियोजना जो है ये है महाराष्ट्र में। तो इस तरह से दोस्तों जब हम मैच कराएंगे कूट तो हमारा जो है कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है। दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है कि जो हमारे यहाँ ऊर्जा होती है, उत्पादित होती है, उस ऊर्जा उत्पादन में से किसका योगदान जो है कि सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका है, किसके द्वारा, मतलब कि जैसे तापीय ऊर्जा के द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा के द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन होता है या जलीय या फिर आणवीय या वायु। तो इस हिसाब से हमें जो है कि किसके बाद किसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ये देखेंगे हम। तो इनमें से मैच कराना है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी जो है कि कूट सही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि तापीय ऊर्जा के द्वारा जो है कि शक्ति का जो उत्पादन होता है उसकी मात्रा है ये है 30 सितंबर 2022 के तक के मतलब कि प्राप्त आंकड़े के हिसाब से। उसके बाद से कोई नया आंकड़ा भी नहीं आया होगा। आज के अगर जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है 22 दिसंबर को, अगर उसमें भी ये पूछा जाए तो यही क्रम सही होगा कि 30 सितंबर 2022 तक भारत में ऊर्जा उत्पादन की जो है कि संस्थापित क्षमता की दृष्टि से प्रश्नगत ऊर्जा स्रोतों का क्रम जो है कि इस प्रकार है। तो सबसे ज़्यादा तापीय से है, इससे है 2,36,086 मेगावाट। फिर उसके बाद जल या हाइड्रो से है, इसका है 46,850 मेगावाट। फिर जो पवन के द्वारा जो ऊर्जा शक्ति का उत्पादन होता है वो है दोस्तों 41,666 मेगावाट। फिर आणविक ऊर्जा के द्वारा जो है आणविक ऊर्जा का योगदान है 6,780 मेगावाट। तो इस हिसाब से दोस्तों जब हम ऑर्डर लगाएंगे तो तापीय के बाद जलीय होगा, जलीय के बाद वायु होगा, वायु के बाद आणविक होगा। तो इस कूट में जो है कि कोई भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से ये कूट जो है कि गलत है आज के हिसाब से, और उस समय के हिसाब से क्या रहा होगा हमसे कोई मतलब नहीं। अब ये प्रश्न अगर बनेगा तो अपडेट होकर के आएगा। तो आज के हिसाब से इसमें से दिया हुआ कोई भी कूट सही नहीं है। सही कूट जो है वो है तापीय ऊर्जा के द्वारा सबसे ज़्यादा शक्ति का उत्पादन होता है, फिर उसके बाद जलीय, फिर वायु, फिर उसके बाद आणविक। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। देखिए वही प्रश्न है, थोड़ा सा बस घुमा के पूछा है। तो पूछा है कि ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय है, फिर डीजल है। पूछा है कि इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उनके प्रतिशतांश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 30 सितंबर 2016 के अनुसार पूछा है। तो दोस्तों इसका जो अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में पूछा है, तो इसका जो सही क्रम है वो है सबसे ज़्यादा जो है कि इनमें से जो दिया है इनमें से सबसे ज़्यादा जल के द्वारा होता है। अभी देखिए जब हम उसमें बताए थे, इसमें जब बताए थे तो सेकंड नंबर पे था जल, नंबर 1 पे था तापीय ऊर्जा। तो
उसके बाद अगर तापीय ऊर्जा इसमें दूर नहीं दिया है दोस्तों तो सेकंड नंबर वाला आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। तो जल के द्वारा है, मतलब कि इसमें जल पहले स्थान पे हो जाएगा। फिर उसके बाद है दोस्तों दूसरे नंबर पे है आपका प्राकृतिक गैस है। फिर तीसरे नंबर पर है आपका नाभिकीय है। फिर चौथे नंबर पर है डीजल। और ये जो आज का आंकड़ा है ये है 30 सितंबर 2022 में जो लेटेस्ट डेटा आया है उसके हिसाब से। देखिए जल की जो स्थापित क्षमता है दोस्तों वो है 46,850। कितना? 46,850। पिछले वाले सवाल में भी हमने आपको व्याख्या में बताया था। उसके बाद है दोस्तों प्राकृतिक गैस। पिछले वाले में प्राकृतिक गैस नहीं था। तो जितना ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें से जल के द्वारा जो ऊर्जा उत्पादन की जो स्थापित क्षमता है वो है 46,850। तो ये पूरे ऊर्जा उत्पादन का हो जा रहा है 11.5%। मतलब पूरे भारत में जितनी पूरा शक्ति का उत्पादन होता है उनमें से जो है कि जल के द्वारा जो है कि जल का योगदान है 11.5%। मतलब पूरे शक्ति का 11.5% जल के द्वारा जो है कि उत्पादन होता है। फिर सेकंड नंबर पे दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से प्राकृतिक गैस है, क्योंकि प्राकृतिक गैस की जो स्थापित क्षमता है ऊर्जा उत्पादन में वो है 24,824 मेगावाट। तो इसका जो प्रतिशत है वो है 6.1। फिर उसके बाद नाभिकीय का है। नाभिकीय के द्वारा जो नाभिकीय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो है 6,780 मेगावाट। तो इसका जो प्रतिशत में योगदान है वो है 1.7। फिर उसके बाद है डीजल। तो डीजल का है 562 मेगावाट, तो 0.1। तो दोस्तों इसका सही ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस हिसाब से जब हम ऑप्शन लगाएंगे तो हमारा कूट सी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग परमाणु शक्ति का भाग कितना है, तो वो पूछ रहा है। तो विकल्प दिया है 2%, 3%, 4%, 5%। तो जिस समय ये सवाल बना था दोस्तों 2013 उस समय तो 3% था, लेकिन आज अगर ये सवाल बने तो आप करिएगा 30 सितंबर 2022 के जो है कि डेट के अनुसार कुल संस्थापित विद्युत क्षमता जो है वो है 4,07,797 मेगावाट में से नाभिकीय विद्युत का जो भाग है वो है 6,780 मेगावाट, मतलब 1.7%। अभी देखिए पिछले वाले प्रश्न में हमने बताया भी था कि नाभिकीय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो है 6,780 मेगावाट, जो कि पूरे ऊर्जा उत्पादन का है 1.7%। तो वहाँ पे यही प्रश्न बना दिया है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट करता है। फिलहाल ये 2013 का ये पहले का है, वो बाद का है, वो 2016 का था सवाल। तो इसका जो योगदान है आपका परमाणु शक्ति का वो है 1.7%। तो अगर आज ये सवाल आएगा तो 1.7% आपको जो है कि सही टिक करना होगा। अब अगला सवाल है दोस्तों, एक तरफ दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है, पहली सूची में है राज्य और दूसरी सूची में है अणु शक्ति केंद्र। तो गुजरात में, फिर पहले दिया गुजरात, फिर कर्नाटक, तब राजस्थान, तब उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों देखिए गुजरात में जो है उसका नाम है काकरापारा नाभिकीय शक्ति संयंत्र। तो मतलब ए का 2 हो जाएगा। गुजरात में काकरापारा नाभिकीय शक्ति संयंत्र है। फिर कर्नाटक में है जो दोस्तों उसका नाम है कैगा नाभिकीय शक्ति संयंत्र। फिर जो राजस्थान में है तो उसका नाम है रावत भाटा राजस्थान नाभिकीय शक्ति संयंत्र। फिर उत्तर प्रदेश में जो है तो उसका नाम है नरोरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र। तो इस हिसाब से दोस्तों जब हम कूट मैच कराएंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों, दिया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन दिया है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, और कारण बता रहा है
कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही है कि ए और आर दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है, और आर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है सी, मतलब कि स्टेटमेंट सही है परंतु जो रीजन दिया है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, ये बात गलत है। क्योंकि देखिए भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। यद्यपि भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में ही उपलब्ध है, तथापि इसके लिए वह आयात पर निर्भर है। ज्ञातव्य है कि भारत में अणु खनिज थोरियम बहुतायत में उपलब्ध है, फिर भी भारत में अणु खनिज सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। तो जबकि कारण बता रहा है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र उपलब्ध है, तो ये कारण गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हम लोगों का जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है। अब देखिए 2010 का सवाल है, उस समय वो तैयार हुआ रहा होगा, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बना है। बाकी इसका सही जवाब है कैगा, कर्नाटक, क्योंकि इसका परिचालन जो है वो 27 नवंबर 2020 को प्रारंभ हो गया था। तो ये भारत का 20वां जो है कि परमाणु बिजली घर था उस समय। तो इस हिसाब से दोस्तों जो है कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल बना है कि मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। 2014 में क्वेश्चन बना है, तो उस समय ये नहीं हुआ रहा होगा, तो इस वजह से पूछा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों USA, क्योंकि मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र USA के सहयोग से गुजरात के भावनगर जिले में स्थापित किया जा रहा है। इसकी घोषणा वर्ष 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर की बात की गई थी। मार्च 2015 में 6000 मेगावाट की इस परियोजना का केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय नियामक क्षेत्र CRZ की जो है कि स्वीकृति से प्रदान हो गई थी। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात। देखिए प्रश्न काल में जो है कि विकल्प ए सही था। 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो है तमिलनाडु में है दोस्तों 9866.37 मेगावाट। गुजरात में है 9209.22 मेगावाट। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की जो पवन ऊर्जा उत्पादित क्षमता है वो है 5012.83 मेगावाट, और कर्नाटक की है 5130.90 मेगावाट। तो दोस्तों इसमें तमिलनाडु नहीं दिया हुआ है, तो गुजरात सही है। और अगर आज भी ये सवाल आए तो गुजरात को जो है कि अगर सेम ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा तो गुजरात मारिएगा। अदरवाइज़ अगर जो है कि ऑप्शन में तमिलनाडु भी रहेगा तो तमिलनाडु सही होगा, क्योंकि तमिलनाडु में जो है कि पवन ऊर्जा से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो है कि तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि रामपुरा जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना, वह कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम गांव बना, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वो उस समय जो है कि करंट के हिसाब से रहा होगा दोस्तों, इस वजह से ये सवाल बना होगा। 2010 का है पेपर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बायोगैस। ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा की ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत हैं। ये गैर नवीकरणीय और परंपरागत संसाधन भी कहे जाते हैं, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत, वुडी बायोमास इत्यादि ये ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन भी जो है कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। तो इसका सही जवाब है शुद्ध जल। जैविक संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, किसी जीव या जैविक पदार्थ से जो है कि प्राप्त होते हैं, जैसे वन तथा पशु एवं उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ,
जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है उष्ण स्रोतों के नाम, दूसरी तरफ दिया है कि भारत के राज्य, मतलब कौन सा उष्ण स्रोत भारत के किस राज्य में है। इनमें से कोई एक जो है कि मिसमैच जोड़ी है। लसुंदरा राजस्थान, अवलोली महाराष्ट्र, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लसुंदरा जो है कि राजस्थान में न होकर के ये कहाँ है, गुजरात में है। तो यही जोड़ी जो है कि मिसमैच है, बाकी आप याद रख लीजिएगा। अवलोली जो गर्म जल स्रोत है ये महाराष्ट्र में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, सोहना हरियाणा में है, लसुंदरा राजस्थान में न होकर के गुजरात में है। अगला सवाल है दोस्तों, एक तरफ दिया है कि केंद्र और दूसरी तरफ ऊर्जा दिया है। देखिए पतरातू, अभी पहला सवाल जो हुआ था उसमें भी था, तो पतरातू ये तापीय विद्युत केंद्र है, और झाकरी जो है ये जल विद्युत केंद्र है, कलपक्कम जो है ये नाभिकीय विद्युत केंद्र है, और कोरबा जो है ये ताप विद्युत केंद्र है। तो पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो यही कोरबा जो है कि ये ताप विद्युत केंद्र है, जबकि यहाँ पे दिया है कि पवन। तो ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन डी इस तरह से हम लोगों का जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये मिसमैच है। अब अगला सवाल जो है दोस्तों वो उद्योग नामक टॉपिक से, इंडस्ट्री से। पहला सवाल है कि भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है। बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी आसनसोल, भद्रावती। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भद्रावती, क्योंकि लौह एवं इस्पात उत्पादक क्षेत्रों से जो है कि बोकारो, दुर्गापुर एवं कुल्टी आसनसोल कोयला क्षेत्र के पास अवस्थित हैं, जबकि भद्रावती जो है कि कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तांबा धातु के कारण, अभ्रक के लिए, इस्पात उद्योग के कारण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में कोरबा स्थित है, और भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को जो है कि कोरबा के मुख्य शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए कोरबा जो है एल्युमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का प्रथम स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो विश्व स्तर पर दोस्तों सीमेंट उत्पादन भारत में जो है कि 2010 में भारत दूसरे स्थान पर था, परंतु जो है कि 2022 में दिए गए 2021 के आंकड़ों के अनुसार सीमेंट का भारत में उत्पादन लगभग जो है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,30,000 टन जो है कि रहा। और वर्ष 2021 में विश्व के 3 अग्रणी सीमेंट उत्पादक राष्ट्र जो हैं उनमें चाइना नंबर 1 पे, फिर है भारत, फिर है वियतनाम। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है कि भारत जो है कि सीमेंट उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों, एक तरफ दिया है स्थान और दूसरी तरफ दिया है उद्योग। विशाखापत्तनम, मूरी, गुड़गांव ग्राम या गुड़ग्राम, और फिर उसके बाद पनकी। तो विशाखापत्तनम दोस्तों जो है ये पोत निर्माण के लिए है, पोत निर्माण उद्योग यहाँ पे स्थापित है। और मूरी जो है यह एल्युमिनियम उद्योग है यहाँ पर। और गुड़गांव या गुरुग्राम यहाँ पर मोटर गाड़ियों का उद्योग है, मतलब मोटर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। फिर पनकी जो है तो यहाँ पर उर्वरक जो है कि है। तो दोस्तों इस हिसाब से जब हम कूट मैच कराएंगे तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। सहकारिता क्षेत्र में फूलपुर उत्तर प्रदेश, हजीरा गुजरात में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, सीवान बिहार में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। देखिए फूलपुर जो है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में है, और भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना भी है यहाँ पर। और 3 नवंबर 1967 को यह स्थापित हुआ था। इफ़को, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, की जो है कि फूलपुर इकाई में अमोनिया एवं यूरिया यूनिट की स्थापना क्रमशः वर्ष 1981 एवं 1977 में हुई थी। इफ़को की अन्य जो इकाइयां हैं वो हैं कलोल में, कांडला में, आंवला और जो है कि पारादीप में स्थापित हैं इफ़को की जो अन्य इकाइयां हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों कि
1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। 1818 में कोलकाता, वर्तमान कलकत्ता जो वर्तमान में जिसे कोलकाता कहते हैं, के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, परंतु यह प्रयास जो है कि सफल नहीं रहा। जो सफल प्रयास हुआ वो हुआ 1854 में बॉम्बे में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना जो है कि कावसजी नानाभाई डावर के द्वारा की गई, तो वो सफल रहा। अब बाकी ये पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में जो 1818 में था यह असफल रहा। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पानीपत। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है की गई है। अगला सवाल है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों जो है वो गुजरात के जामनगर में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है? जामनगर, पारादीप, डिगबोई और तातीपाका। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जामनगर। देखिए भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में है। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 2 तेल शोधनशालाएँ स्थापित है, जिनकी स्थापना क्रमशः वर्ष 1999 एवं वर्ष 2018 SEZ, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, में हुई थी। और इनकी उत्पादन क्षमता जो है क्रमशः वह 33 एवं 35.20 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और जो है कि सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 में है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। और दूसरे तरफ सूची 2 में है कोटा, उदयपुर, रांची, दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो दिया है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दोस्तों दिल्ली में है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है यह उदयपुर में है, और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यह रांची में है, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड जो है यह कोटा में है। तो दोस्तों इस हिसाब से जब हम कूट मिलाएंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए ये भी सूचियों का मिलान करने के लिए ही दिया है। पहली सूची में है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दूसरे तरफ है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, और सी है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, चौथा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। और इधर दिया है सूची 2 में दिया है राजामुंद्री, नागपुर, शिमला, मैसूरू। तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये तो नागपुर में है, तो ए का 2 हो जाएगा। फिर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये है मैसूरू में, तो मैसूरू चौथा है, मतलब बी का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद सी है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो इसका शिमला ही है सही दोस्तों, सी का 3 हो जाएगा। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजामुंद्री में है। तो इस तरह से जब हम कूट मिलाएंगे तो डी का हमें लगता है 1 हो जाएगा, हाँ डी का 1। तो इस तरह से दोस्तों जब हम कूट मिलाएंगे तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो है विकल्प बी सही होगा। अब अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 में देखिए एक तरफ केंद्र दिया है, दूसरी तरफ उद्योग दिया है, मतलब कौन से केंद्र पे कौन सा उद्योग फला फूला है। काकीनाडा, फिर विरुधनगर, चन्नापटना, भदोही। तो दूसरे तरफ है कालीन, फिर जूट, फिर सूती वस्त्र, तब रेशम। तो काकीपारा में दोस्तों जो है ये जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और विरुधनगर जो है यह सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर विकसित हुआ है, और चन्नापटना में जो है कि रेशम उद्योग विकसित हुआ है, और भदोही में जो है यह कालीन उद्योग यहाँ विकसित हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से जब हम कूट मैच कराएंगे तो हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ केंद्र है। सीमेंट उद्योग, फिर पेट्रो रसायन उद्योग, तो
इनके सामने दिया पोरबंदर और दूसरी तरफ केंद्र में है पोरबंदर और नागथेन। चीनी उद्योग है और लौह इस्पात उद्योग है। फिर केंद्र में है सिलवासा और राउरकेला। तो पूछा है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो चीनी उद्योग दिया है, ये सिलवासा जो दिया है ये मिसमैच है, क्योंकि चीनी उद्योग का केंद्र सिलवासा में नहीं है। तो इस तरह से और बाकी सब जो है लौह एवं इस्पात उद्योग राउरकेला ये भी सही है, और पेट्रो रसायन उद्योग नागथेन यह भी सही है, सीमेंट उद्योग पोरबंदर यह भी सही है। तो केवल ऑप्शन सी जो है वो मिसमैच है, तो हमारा यही सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। छोटा नागपुर प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, और मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु प्रदेश, कोलकाता हुगली प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु प्रदेश। भारत के मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी केंद्र स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो कि तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में स्थित है। यह आतिशबाजी उद्योग, माचिस उद्योग, प्रिंटिंग उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि इसे लिटिल जापान का उपनाम दिया था। अब अगला सवाल है दोस्तों कि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना और खनन। तो इसका सही जवाब है कृषि। जेनेटिक उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हों। ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह विक्रय से लाभ कमाना होता है, जैसे पौधों की नर्सरी, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अब अगला जो सवाल है दोस्तों वो जिस टॉपिक से है, टॉपिक का नाम है भारत के अनुसंधान केंद्र। देखिए निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, वह स्थान जहाँ से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, और दूसरा ऑप्शन डी है कि केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। तो दोस्तों देखिए अंटार्कटिका में भारत का जो प्रथम अस्थायी शोध केंद्र था उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना मतलब दक्षिण गंगोत्री की स्थापना अंटार्कटिका में जो हुई थी तो वो समय था 1983-84, और जबकि द्वितीय शोध केंद्र अंटार्कटिका में जो है उसका नाम है मैत्री, और इसकी स्थापना हुई है 1988-89 में। और अंटार्कटिका में भारत का जो तीसरा शोध केंद्र है दोस्तों उसका नाम है भारती, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई है। तो अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध केंद्र हैं जिनके नाम हैं दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री और भारती। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। और इनका वर्ष अगर मैच कराने को दोगा तो दक्षिणी गंगोत्री जब स्थापित हुआ था वो समय था 1983-84, और मैत्री जब स्थापित हुआ था शोध केंद्र तो वह समय था 1988-89, और भारती जो सबसे लेटेस्ट है, इसके बाद कोई शोध केंद्र अंटार्कटिका में भारत ने नहीं स्थापित किया है, तो वह समय है 2012। अब अगला सवाल है दोस्तों कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में, हैदराबाद में, जोधपुर में, जबलपुर में। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान को केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है बंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी जिसको कहते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, NAARM। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है तो हमको याद रखना चाहिए। तो यह दोस्तों जो अवस्थित है यह है हैदराबाद में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट नार्म, NAARM, यह है आपका हैदराबाद में। अगला सवाल है दोस्तों कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में, नागपुर में। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। अगला है कि भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई। तो जिस समय यह सवाल बना था दोस्तों उस समय के हिसाब से जो है कि कटक सही था, लेकिन वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR हैदराबाद तेलंगाना में है। और IIRR को मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च को 15 दिसंबर 2014 से पहले चावल अनुसंधान निदेशालय के रूप में जाना जाता था, जो कि प्रेजेंट टाइम में अब भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाएगा। तो अब अगर ये सवाल आए तो कटक न सही होकर के क्या सही होगा, हैदराबाद तेलंगाना में, या हैदराबाद है या तेलंगाना है, तो वो हमें जो है कि टिक करना होगा। अब अगला सवाल है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कि कानपुर में है। अब अगला सवाल है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है रांची में, अहमदाबाद में, नागपुर में, मैसूरू में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है, आनंद, गांधीनगर, बड़ोदरा, वलसाड़। तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड जो है यह आनंद, गुजरात में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है, नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। तो भारतीय हीरा संस्थान जो है यह सूरत में स्थापित है। 1947 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद, पांडिचेरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पांडिचेरी। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र वर्ष 1974 में पांडिचेरी, या जिसे पुडुचेरी भी कहते हैं, में स्थापित किया गया था। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार जो है कि देश में 732 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों के विकास हेतु जो है कि कार्यरत हैं। अब जो सवाल हैं वो जिस टॉपिक से, इस टॉपिक का नाम है परिवहन। तो इससे पहला सवाल है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है। देखिए इस ऑप्शन में दिया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से। तो दोस्तों प्रश्नकाल के हिसाब से तो जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है ये महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से होकर जाता था। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्अंकीकरण के बाद NH4 जो है अब NH48 में परिवर्तित हो गया और वर्तमान में NH4 का विस्तार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुआ है, जिसकी कुल लंबाई है 330.70 किलोमीटर। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत रिपीट होता है, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है कि प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम बताते हैं आपको किस राज्य में, दिए हुए विकल्प में किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। महाराष्ट्र में जो है प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई है 32,005 किलोमीटर, और गुजरात में जो है वो 16,746 किलोमीटर, राजस्थान में जो है 15,061 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 7,427 किलोमीटर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है हमारा जो है कि राजस्थान वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, सॉरी महाराष्ट्र दिया है, महाराष्ट्र जो है कि सही होगा, ऑप्शन डी। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए वही सवाल वो रिपीट किया है, ये आपका पिछला वाला जो है कि 2013 में था और ये 2010 में है। तो देखिए वही सवाल रिपीट किया, तो इसका भी जो है कि ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। अब अगला सवाल है दोस्तों कि 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। ये आपका सवाल बना है 2001 में, उस समय बन रहे होंगे ये। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, झांसी में। देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये गलियारे एक दूसरे को जो है कि झांसी के उत्तर प्रदेश में काटते हैं, इसलिए झांसी को दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु जो है कि माना गया है। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है किसके किसके मध्य, और ये सवाल बना है दोस्तों 2001 में। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है वो है मुंबई से अहमदाबाद, क्योंकि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को जो है कि
अनुमोदित किया था, जिसका बाद में मोदी जी ने जो है कि काफ़ी खूब प्रचार प्रसार किया 2014 के अपने इलेक्शन में। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। और ये सवाल बना है दोस्तों 2013 में। 2013 के हिसाब से आपका ऑप्शन 20 सही था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेघालय में जो है कि मेघालय में भी जो है कि रेल सेवा संचालित शुरू हो गई है। तो इस समय अगर ये सवाल आए और आपको विकल्प में सिक्किम रहे तो आप सिक्किम को जो है कि टिक करिएगा, क्योंकि सिक्किम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है कि रेलवे नेटवर्क का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? काकीनाडा, नेल्लौर, आनगोले और विजयनगरम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है काकीनाडा। देखिए, काकीनाडा आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह नगर है। यह एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मालाबार तट। कोच्चि बंदरगाह जो है कि केरल मालाबार तट के सहारे एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसे वर्ष भर जो है कि इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापत्तनम। तो दोस्तों इसका सही जवाब पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाहों के भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ से मुख्यतया जो है कि जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? एन्नोर, हल्दिया, पारादीप, नौवा सेवा, या जिसे जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नौवा सेवा। नौवा सेवा पत्तन या जिसे जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से जाना जाता है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, नरोरा से पटना तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। गंगा नदी के प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है और इसकी कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। कोंकण रेलवे जोड़ता है मुंबई से मलनाड को, रोहा से मंगलौर को, मंगलौर से कोच्चि को, मुंबई से पुणे को। तो इसका सही जवाब है दोस्तों रोहा से मंगलौर को। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु या मंगलोर स्टेशन पर जो है कि समाप्त होती है। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अमृतसर। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। यह जो है कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। यह हवाई अड्डा अमृतसर अजनाला रोड पर राजा सांची गांव के निकट स्थित है, जबकि हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नागपुर में डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और चेन्नई में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है स्थित है। अब अगला सवाल है दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है पर्यटन स्थल। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से जो है कि सुमिलित कीजिए। एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ जो है कि राज्य है। चकराता असम, चकराता के सामने दिया है असम और हाफलांग के सामने दिया है पश्चिम बंगाल। कालिम्पोंग के सामने दिया है उत्तराखंड और कुफरी के सामने दिया है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों चकराता जो है यह वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। तो ए का आपका तीसरा सही हो जाएगा, तीसरे से मिलान हो जाएगा। हाफलांग जो है दोस्तों यह असम राज्य के दिमा हसाओ जिले का एक कस्बा है। तो इस तरह से बी का हो जाएगा 1। और कालिम्पोंग जो है दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित हिल स्टेशन है। तो कालिम्पोंग का हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, मतलब सी का 2। और कुफरी जो है इसका
कुफरी यह हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो है कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरह से डी का 4। तो इस तरह से दोस्तों जब हम कूट का मिलान करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो फिट होगा, ऑप्शन सी सही होगा। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगर कहते हैं? मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़, श्रीनगर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जयपुर। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से जो है जाना जाता है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है ईश्वर का देश, पूर्व का मोती, सुंदर भारत, अतुल्य भारत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अतुल्य भारत। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है अतुल्य भारत। अब विविध टॉपिक से हम देखते हैं क्या सवाल बना है। अब तक कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1988 में, 1987 में, 1989 में, 1986 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब 1986, क्योंकि भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा, स्पीड पोस्ट जिसको कहते हैं, का आरंभ भारत सरकार ने जो है कि 1 अगस्त 1986 को किया था। तो कभी कभी विथ डेट पूछ लेता है तो डेट याद रखिएगा 1 अगस्त 1986। अब अगला सवाल है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है या सही है। तो दोस्तों ये करंट ओरिएंटेड सवाल था, क्योंकि ये बना है आपका देखिए 2016 के मुख्य परीक्षा में, जो कि 2020 में हुई थी। तो उस समय ये टनल बन के तैयार हुई थी। तो ये दिए हुए चारों विकल्प जो हैं कि सही हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई है, विकल्प हम पढ़ दे रहे हैं कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन मतलब BRO के द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य है। तो ट्रेडिशनल सवाल में यही पूछा जा सकता है कि अटल टनल जो है कि हिमालय की किस श्रृंखला में है, तो पीर पंजाल श्रृंखला में, ये आप लोग याद रखिएगा। और किसको किससे जोड़ती है, तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तभी तो भाई वहाँ बनाई गई है। और इसका निर्माण जो है कि BRO या सीमा सड़क संगठन जिसको कहते हैं उसके द्वारा किया गया है। तो ये चारों के चारों विकल्प जो है सही हैं, क्योंकि जो अटल टनल है उसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और यह जो कि हिमालय की पूर्वी श्रृंखला पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। और यह पूरे वर्ष जो है कि मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं BRO के द्वारा किया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका जो बनाने का प्रस्ताव रखा गया था वो 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है कि इसकी आधारशिला रखी गई थी। और यह 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। तो इस हिसाब से दोस्तों जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी, मतलब कि 1 2 3 4 सभी सही हैं। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से। तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान से। टिड्डियाँ भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। टिड्डियों के नियंत्रण हेतु भारत में जो है कि 10 टिड्डी मंडल कार्यालय स्थापित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर दिया, दूसरी तरफ नदी के तट पर अवस्थित। जबलपुर, नर्मदा, हैदराबाद, कृष्णा, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। तो इसमें जो मिसमैच है वो है आपका हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि जो हैदराबाद है दोस्तों यह है कृष्णा नदी के किनारे न होकर के मूसी नदी के तट पर अवस्थित है। और अगला सवाल है, और आज के सेशन का आखिरी सवाल भी है, कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। और अभिकथन ये है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय जाति विविधता है। और कारण बताया कि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कारण को ध्यान से पढ़िए। कारण है कि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा, गलत है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि धर्म के नाम पर गठित हुआ था, तो वहाँ की भाषा जो है वह उर्दू है। वहाँ पे ज़्यादा जो है कि वहाँ की आधिकारिक भाषा उर्दू है। तो हमारा कारण जो है कि गलत हो जाएगा। जब कारण गलत हो जाएगा तो वही ऑप्शन सही होगा कि कारण गलत है और जो है कि अभिकथन सही है। तो देखिए कारण गलत, तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मतलब ए सही है और कारण गलत है।
दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। CIA द्वारा जारी जो द वर्ल्ड फैक्ट बुक है उसके अनुसार पाकिस्तान में 44.7% जो लोग वो पंजाबी हैं और 15.4% लोग पश्तून हैं जिसे पठान कहते हैं और 14.1% लोग सिंधी हैं, 8.4% लोग सराइकी हैं और 7.6 मुहाजिर हैं। मुहाजिर उन्हें लोग वहाँ पे कहते हैं जो यहाँ से भारत से मुस्लिम गए हैं, तो लोग उन्हें वहाँ पे मुहाजिर संबोधित करते हैं। वो अपने जैसा मुस्लिम मतलब कि अपने जैसा शुद्ध मुस्लिम वहाँ नहीं मानते उन्हें, जो भारत से पलायन करके गए हैं। 3.6% जो है कि बलूची हैं वहाँ, 6.3% अन्य जाति समूह के लोग हैं। जबकि बांग्लादेश में दोस्तों 98.9% लोग बंगाली हैं। तो इसीलिए देखो स्टेटमेंट बोला है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता है। और जबकि देखिए बांग्लादेश में 98.9% केवल बंगाली हैं, 1.1% अन्य जाति समूह के लोग हैं। तो कहाँ डाइवर्सिटी हुई बहुत ज़्यादा, जबकि पाकिस्तान में डाइवर्सिटी बांग्लादेश की अपेक्षा ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में दोस्तों जो है कि 8% लोग उर्दू और 48% लोग पंजाबी तथा शेष अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है पंजाब की पाकिस्तान की वो उर्दू है। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।